हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको जो है आपके सिलेबस जो कि आपका मैथमेटिक्स थर्ड है उसमें आपको कुछ बताएंगे, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें पहली यूनिट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको जो इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में जो सिलेबस मिला है उसका कोड है KAS 302 एंड जो उसका टॉपिक है, जो आपका पेपर का नाम होगा वो आपका है मैथमेटिक्स थर्ड। मैथमेटिक्स थर्ड इस टॉपिक में, इस बीटेक के सेकेंड ईयर के इस सिलेबस में जो सिविल के लिए स्पेशली ये सिलेबस डिजाइन किया गया है एक यूनिवर्सिटी के द्वारा। उस यूनिवर्सिटी में आपको 5 यूनिट दे रखा है। उस 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बात ये करते हैं कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या यूज है और इसको हम क्यों करते हैं और इसको करने से क्या फायदा है और इसको किस तरीके से ये काम करता है। तो आपने शुरू से ही मैथमेटिक्स में ये चीजें देखी होंगी, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें चीजों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिंपल वे में ये जानिए, जैसे आपके वेरिएबल्स हैं, आप सिंपली वेरिएबल्स एक्स वाई जेड ले लेते हैं। कांस्टेंट जब लेने की बात आती है तो ए बी सी लेते हैं। लेकिन जब कभी भी वेरिएबल हमको इसके अलावा लेना है तो ऐसा नहीं है कि ए बी सी हम वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। ए बी सी भी वेरिएबल है, लेकिन इन जनरल जो माइंड में सेट है एक्स वाई जेड इज द वेरिएबल। सो जब भी आप ए बी सी एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो इट मीन्स कि आपको वो चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि ए बी सी इज ए वेरिएबल। अब यदि हमने एक्स वाई जेड को ए बी सी में कन्वर्ट किया, कोई चीज आपको एक्स वाई जेड में दे रखा है कि वेरिएबल्स में दे रखा है, उसको दूसरे वेरिएबल में यदि हम चेंज करना चाहें तो डेफिनेटली उसकी उस ओरिजिनल वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि आप इस एक्स वाई और ये ए इज द कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब जब ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो आपको ये कहते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब आप पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी वहां कन्वर्जन है। यहां देखिए दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। जब इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया जाता है, वो है आपका एक्स इक्वल टू आप लेते हो ए कॉस थीटा एंड वाई लेते हैं आप ए साइन थीटा। ठीक है। अब क्या होता है कि आप इसका स्क्वायर करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस भी इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका ये हो गया, जो आपका ये एक्सप्रेशन आपने यहां लिखा, तो अब जब आप इसको इसमें रखते हैं तो यही सर्किल का इक्वेशन जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जाते हैं तो उसको लिखा जाता है आर ई टू पावर आई थीटा। आर ई टू पावर आई थीटा। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस, ई टू पावर आई थीटा ये आपका हो जाएगा क्या चीज,
डिमाइमस थ्योरम के बेसिस पर e टू पावर आई थीटा को लिखते हैं हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e टू पावर आई थीटा, ये होता है। अब आप ध्यान दें कि ये इक्वेशन आपका है किसमें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वही सर्किल का इक्वेशन ये बनता है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये दोनों ही चीजें हैं जिसमें एक x है एक y है, दूसरा वेरिएबल इसमें r है और थीटा है, बट इक्वेशन सेम है, दोनों ही सर्किल के इक्वेशन है। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको चेंज करना है किसमें, तो वो आपका है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप चेंज करेंगे जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन का। अभी तक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सो ऑन आपने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा था, उसमें क्या था, वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है मैथमेटिक्स में फिर नए ट्रांसफॉर्मेशन आए जिसमें फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन किए जाते हैं। और वो फंक्शंस के ट्रांसफॉर्मेशन जब किए जाते हैं, जैसे अब एक फंक्शन है इन वेरिएबल t में, उसका हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, t रिप्रेजेंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वो कन्वर्ट हो गया एक वैल्यू दिस, अनदर वैल्यू। अब हो क्या रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए ये ft है, दिस इज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t। उस t टर्म के फंक्शन को जब आपने कन्वर्ट किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रूल लगाया, और उस रूल से जब आपने कन्वर्ट किया तो वही एक अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट इन द फॉर्म ऑफ s। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे जैसे हम फंक्शंस को चेंज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्टेन रूल से, वो ट्रांसफॉर्मेशन उस फॉर्म में रखा जाता है। अब हम बेसिकली बात यहां करना चाहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है दैट इज L, एंड दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, ये आपको डिफाइन किया गया 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस st ft dt। अब ये कैसे चेंज किया जा रहा है, ध्यान दें, e टू पावर माइनस st से वो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं इस फंक्शन के थ्रू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसको जो ट्रांसफॉर्म करके जो रिजल्ट आ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन ft फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी t वेरिएबल में जो फंक्शन आपको दिया गया होगा वो फंक्शन आपका s में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वेरिएबल कई बुकों में आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म का दिखता है, कहीं पर ये t दिया है, कहीं वो x देता है, ये s दिया है, कहीं वो u देता है, एंड इसको सिंबलिक फॉर्म में हम अलग अलग तरीकों से लिखते चले जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी जब फंक्शन आपने ये यूज किया। इसी सर्टेन रूल में यदि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जिसका नाम हम देते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, एंड वो जब होता है तो वो आपका ये हो जाता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू पावर i s t f t dt। ध्यान दें, जो आपका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, दिस लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो यहाँ फंक्शन यूज किया गया है e टू पावर माइनस एस टी, दिस इज द रियल टाइप फंक्शन। बट जब हम वही ट्रांसफॉर्मेशन जब हम यहाँ आते हैं तो इसको हम कहते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म। और इस फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो आपने फंक्शन जिससे कि आपने ट्रांसफॉर्म किया है वो e टू पावर माइनस आई एस टी है, माइनस आई एस टी। e टू पावर माइनस आई एस टी का मतलब ये हो गया कि ये आपका जो फंक्शन होगा दैट फंक्शन इज किसमें हुआ, कॉम्प्लेक्स में, यानी ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है।
तो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज द रियल वैल्यू फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको इसका क्या यूज है भाई, कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत से इक्वेशंस ऐसे देखे होंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स की, जिनके सॉल्यूशंस को आप ऑब्टेन नहीं कर पाते। उन ट्रांसफॉर्मेशंस में भी आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करते समय आप इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपके फॉलो होने चाहिए, अदरवाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज नहीं करते हैं। तो अब वो ट्रांसफॉर्मेशन में वो रूल है क्या, तो हम बात करते हैं कि अब इस फार्मूले से जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी भी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय 0 to infinity e to power minus st ft dt, ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है और इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, किसी भी फंक्शन का हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि फंक्शन एफ टी फॉर एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि दिस भी वन कांस्टेंट है। पहला चीज हम यहां ध्यान देते हैं कि यदि हमारा फंक्शन कांस्टेंट है दैट इज वन, तो उस केस में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू, ध्यान दें जहां एफ टी है वहां वन रख दिया, दिस भी 0 से इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी इंटू वन डी टी, दिस भी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू पावर माइनस एस टी डी टी। एंड इंटीग्रेट दिस फंक्शन, तो आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियली होता है, बट यहाँ एस टी है और टी के रिस्पेक्ट में करना है। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एंड ये चीज आपको मिल गई। सब्स्टिट्यूट द लिमिट, अपर लिमिट जब आप इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ 0 एंड माइनस माइनस प्लस e टू पावर 0 होल अप, इसमें भी अपॉन यस आएगा, इसमें भी आपका यस आएगा। सो e टू पावर माइनस 0, e टू पावर माइनस 0 सॉरी इन्फिनिटी, तो इसको हम e टू पावर माइनस इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी, एंड e इज द एक्सपोनेंशियल दैट इज समथिंग 2 पॉइंट समथिंग डिजिट इसकी आती है, तो जब उस पे इन्फिनिटी पावर होगा तो रिजल्ट्स विल बी इन्फिनिटी। तो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e टू पावर इन्फिनिटी, और e टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। सो ये हो गया माइनस 0 प्लस e टू पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 एंड दिस। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, ये आप करेंगे। तो हम कहेंगे कि किसी भी फंक्शन, जब आपका फंक्शन कांस्टेंट है, 1 है, फिक्स नंबर है, 1 है, तो इन दैट केस उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस। सपोज दैट इस 1 की जगह कोई अनदर नंबर होता, एनी नंबर अदर देन 1, सो एफ टी इज इक्वल टू ए एनी नंबर। जब ये एनी नंबर है, वेयर ए इज एनी नंबर अदर देन 0, तो इन दैट केस this transformation a is equal to 0 से infinity e to power minus st into ft a dt। आपने जहां इस फार्मूले में जो आपका ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है, इस फार्मूले में आपने ft की जगह a सब्स्टिट्यूट कर दिया, a भी एनी कांस्टेंट। सो इन दैट केस जब आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, सो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू, a इज द कांस्टेंट, ध्यान दें यहाँ a आपका कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t,
तो आपको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, सो a इज कांस्टेंट, a को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस st dt। और ध्यान दें इसी चीज को आपने इस प्रीवियस वाले में कैलकुलेट किया है और इसकी वैल्यू आई है 1/s। सो हम डायरेक्ट यहां पर इस वैल्यू का, जो ये वैल्यू आपकी यहां ये आई है, इस वैल्यू को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू 1/s, दिस बी a/s। सो जब भी वो 1 के अलावा कुछ होगा तो वो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि कोई वेरिएबल हो, तो वेरिएबल हो तो उस केस में क्या होगा। तो थर्ड केस, यदि आपको फंक्शन ft दैट इज t दे दिया, तो अब ये जब t दे देगा तो फिर आपको इसी फार्मूले, जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फार्मूला है, इस फार्मूले में आपको ft की जगह t रख देना है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस ft इंटू टी dt। और जब आपने ये रखा तो अब यहां देखिए यह भी e टू पावर जो एक्सपोनेंशियल है वो भी फंक्शन ऑफ t है, t इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। सो ये इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो उसके इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड माइनस whole integration differentiation of first function and integration of second function, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। सो क्वेश्चन ये है कि अब इसमें से हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और किसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ध्यान दें जो आपका फार्मूला है, फार्मूले में पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन होना है। आपको पता है कि जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं इन जनरल, तो यदि आपका वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है उस चीज को एक्सटेंड करना, उसको बढ़ाना। और डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब है उसको रिड्यूस करना, बट द कंडीशन इज कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वहां ये रूल फॉलो होता है। अब यहां दो फंक्शंस तो दिख रहे हैं जिसमें एक एक्सपोनेंशियल है और एक t है। तो t आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है, भाई इसके पावर बढ़ या घट सकते हैं, बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन ऑलवेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ही होता है, तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसको इंटीग्रेट करें चाहे आप उसको डिफरेंशिएट करें। बट जो t है केवल सिंपल t है, उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कम होगा और जब इंटीग्रेट करेंगे तो बढ़ेगा। तो आपका जो फार्मूला है उस फार्मूले में जिसका जिस डिफरेंशिएशन आपको होना है उसको रिड्यूस होना होगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज उसको सॉल्व कर पाना संभव नहीं। सो करना क्या होगा, तो आपको एक ऐसा फंक्शन इसमें से लेना होगा फर्स्ट फंक्शन की तरह जो कि डिफरेंशिएट किया जाए और वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो वो कैसे होगा, तो वो तभी हो पाएगा जब हम t को पहला फंक्शन लें और एक्सपोनेंशियल को दूसरा फंक्शन लें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को पहले फंक्शन के रूप में लेने पर उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इंटीग्रेट करो वो हमेशा एक्सपोनेंशियल रहेगा। सो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं माइनस एस टी डी टी। अब आप इसको फर्स्ट फंक्शन t मान लीजिए, सेकंड फंक्शन इसको मान लीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए फार्मूले में। तो फर्स्ट फंक्शन t इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट रिजल्ट इज e टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस, माइनस ये आ जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सो t का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस, इस होल का इंटीग्रेशन। अब सवाल उठता है लिमिट कहाँ गई? तो लिमिट भाई आपको रखनी है, लेकिन यहां एक इंटीग्रेशन होल्ड कर रहा है, तो हम लिमिट लास्ट में रख लेंगे जब इस पूरे इंटीग्रेशन को कर लेंगे। तो आप यहां पर ये लिमिट का ये चीज रख लीजिए 0 से इंफिनिटी। सो जब आप इसको करेंगे तो आपका मिल जाएगा दिस बी टी ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस माइनस, यहां ध्यान दें माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस एस टी बाई एस डी टी, 0 टू इंफिनिटी। देन यहां आपको मिलेगा टी ई टू पावर माइनस एस टी बाई एस, अगेन इसको इंटीग्रेट कर दें। जब अगेन इंटीग्रेशन होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ e टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। सो अब आपने इंटीग्रेशन कर लिया है। इस इंटीग्रेशन को करने के बाद सब्स्टिट्यूट द लिमिट। जब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट द लिमिट, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। तो आप जब अपर लिमिट रखोगे तो यहां पर t e टू पावर माइनस इंफिनिटी, e टू पावर माइनस इंफिनिटी को पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था e टू पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। सो जब आप अपर लिमिट रखे तो ये टर्म खत्म हो गया। अगेन जब आपने यहां अपर लिमिट रखा तो ये टर्म भी आपका फिनिश हो गया, क्योंकि e टू पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। तो आपका रिजल्ट आया -0 जब आपने अपर लिमिट रखा। लोअर लिमिट रखते समय आपको मालूम है कि जब आप लोअर लिमिट रखते हैं तो रिजल्ट आपका पहले निगेटिव रहता है, तो ऑलरेडी यहां पर निगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, t 0 है, e टू पावर 0 की वैल्यू 1 होगा। अब 1 इंटू 0 दैट इज 0, तो फर्स्ट टर्म इज अगेन 0 प्लस, अगेन जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू पावर 0 दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो यह भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन t इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। सो प्रोसीड करते हैं कि अब आपका मान लीजिए कि टी स्क्वायर हो जाए, एफ टी स्क्वायर, तो व्हाट टी स्क्वायर होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? अब इस टी स्क्वायर के लिए भी प्रोसेस हमको यही अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस। तो आप रखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर, दिस बी इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू पावर माइनस एस टी स्क्वायर डी टी। ठीक यही स्टेप जो आपने यहां किया है वही स्टेप आपको वहां फॉलो करना है, बट ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर यानी उसके जहां ये टी था तो एक बार ये काम करना पड़ा, टी स्क्वायर होने के बाद इसको 2 बार ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सो सॉल्व इट, 0 से इंफिनिटी टी स्क्वायर को हम फर्स्ट लेंगे, इसको आप सेकंड लेंगे, तो टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू e टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी, 0 से इंफिनिटी। सो आपका यहां पर ये मिल गया
माइनस ऑफ टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 2 कॉमन हो जाएगा, टी ई टू पावर माइनस एस टी, एस भी आपका कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, डी टी 0 से इंफिनिटी। अब आप ध्यान दें कि यहां पर एक बार आपने ये प्रोसेस कर लिया, दूसरी बार अगेन ये प्रोसेस अप्लाई करिए, क्योंकि अगेन जो आपका यहां पर है, यहां देखिए तो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, अगेन आप इसको इंटीग्रेट करें, दिस बी इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस प्लस 2 upon s, again integrate, so t e to power minus st by s minus s and minus integration t का differentiation is 1 into e to power minus st upon minus s dt and 0 से इंफिनिटी। ये रिजल्ट आया। देन इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस प्लस 2 अपॉन एस माइनस ऑफ टी ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस प्लस ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस डी टी 0 से इंफिनिटी। सो यहां ये इंटीग्रेशन अभी भी है t के रिस्पेक्ट में, अगेन इंटीग्रेट दैट पार्ट, सो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस प्लस 2 अपॉन एस माइनस टी ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन एस, एंड यहां जब आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस ई टू पावर माइनस ऑफ एस टी अपॉन एस स्क्वायर 0 टू इंफिनिटी। सब्स्टिट्यूट द लिमिट, जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि जब आप इंफिनिटी यहां रखेंगे, इंफिनिटी, तो e टू पावर माइनस इंफिनिटी रिजल्ट इज 0, so it will be 0, again this will be 0 and this will be 0। जब अपर लिमिट आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका माइनस 0 प्लस 2 अपॉन एस माइनस 0 माइनस 0। अब बात करते हैं लोअर लिमिट की। जब लोअर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पहले ही एक माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, पहला t की वैल्यू 0 रखनी है, जब t 0 रखेंगे तो इट विल बी 0। अगेन ध्यान दें, यहां प्लस तो दिख रहा है लेकिन ऑलरेडी यहां 2 माइनस है, तो ये जब कॉमन कर लेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखने के कारण एक माइनस आता ही है, सो प्लस। अगेन जब 0 आप यहां से सब्स्टिट्यूट किया, जब 0 आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट रिजल्ट विल बी 0। यहां जब करेंगे तो प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर एंड सो, and simplify it, the result is 2 upon s cube, 2 upon s cube। ध्यान दें आप, जब आपने 1 का निकाला तो 1 अपॉन s, जब आपने t का निकाला तो 1 अपॉन एस स्क्वायर, जब आपने इसका t स्क्वायर का निकाला तो 2 अपॉन एस क्यूब, यानी कुछ इस तरीके का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको मिल रहा है। 1 अपॉन एस, t 1 अपॉन एस स्क्वायर, t स्क्वायर 2 अपॉन एस क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 0 अपॉन एस, इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 एस स्क्वायर।
इसको आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 एस क्यूब। दिख रही है कुछ सिमेट्री? 1 फैक्टोरियल 0 अपॉन एस, टी फैक्टोरियल 1 अपॉन एस स्क्वायर, टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब। अब इसको कंटिन्यूड कर दें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन। जब यदि हम ऐसा कर देंगे तो यही रिजल्ट, इसी के सिमेट्रिकल हम लिख सकते हैं इन दिस फॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन, एनी वैल्यू ऑफ एन, result will be this factorial n upon h to power n plus 1। बट यहां एक चीज रिमेंबर रखिएगा कि यह n कोई न कोई होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब हो गया जीरो एंड नेचुरल नंबर, क्योंकि जब आप इसमें फैक्टोरियल की वैल्यू -1 -2 की फैक्टोरियल वैल्यू नहीं होती है। सो यहां n, जो ये n है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई होल नंबर होना चाहिए। यदि होल नंबर नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि होल नंबर है तब तो हम ऐसे लिख लेंगे, लेकिन यदि होल नंबर नहीं है, माइनस में है, फ्रैक्शन में है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके मैथ का जो सिलेबस था उसमें आपने एक टर्म पढ़ा होगा, एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, दैट इज गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन। जब आप उसमें यूज करते हैं तो इस फैक्टोरियल का गामा फंक्शन के साथ रिलेशन होता है, एंड दैट रिलेशन इज गामा ऑफ n+1 अपॉन, यानी फैक्टोरियल n इज इक्वल टू गामा ऑफ n+1। अब यहां जो n है वो फ्रैक्शन है, आपका जो है कोई निगेटिव नंबर है, देन यू कैन यूज गामा फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। यानी यहां जो आपका n है वो आपका रियल नंबर में हो सकता है इन दिस केस। सो इस फार्मूले का यूज करने समय आप ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही फार्मूला सही है, दोनों ही फार्मूले सही हैं, इन दोनों ही फार्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैल्यू ऑफ n के बेसिस पर इनकी चीजों को अंतर किया गया है। थोड़ा सा ये आसान होता है इसलिए हम ये फैक्टोरियल में लिख लेते हैं। गामा पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक बार समझना पड़ेगा कि इस गामा को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। एक्सपेंशन का तरीका ठीक वैसे ही है जैसे फैक्टोरियल ऑफ n का है। सो इसके बाद हम डिफरेंट फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये ठीक वैसे ही आपके पास है जैसे आपने कैलकुलस पढ़ा था तो डिफरेंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ठीक वैसे ही आपके इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के रिजल्ट को हम डिफरेंट फंक्शंस के रूप में रखेंगे और उससे डिफरेंट रिजल्ट निकालेंगे, और फिर उन डिफरेंट रिजल्ट्स का यूज कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में करेंगे, ये सारी चीजें आपको इस सिलेबस में बताई जाएंगी, इसके इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म पार्ट में बताया जाएगा। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो